हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे जो कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये खबर मैं क्यों देखूं। भैया ये खबर आपसे भी सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, हमारे भारतवासियों से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। वो कैसे, ये समझिए। दरअसल ये खबर है चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट किए हैं। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये खबर भारत के हितों को भी अपने साथ शामिल करती है। भारत के हित भी जुड़ते हैं इस खबर से। भारतीय हित इस खबर से क्यों जुड़ते हैं, इसका जवाब है कि भारतीय हितों को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती चीन से है। पाकिस्तान से भी है, लेकिन पाकिस्तान से सैन्य स्तर पर है, वो भी लिमिटेड है। लेकिन चीन से हमारी एक लंबी लड़ाई है, आर्थिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये चीजें देखी जा रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, कैसे चीन की आक्रामकता बढ़ रही है। भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है उस पर भी चीन की आक्रामकता बढ़ रही है और इसके हमने कई उदाहरण भी देख लिए। डोकलाम विवाद हो, गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत हो, ये सब ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, जिन्हें हमें महसूस करना चाहिए कि कैसे चीन की बढ़ती आक्रामकता भारतीय हितों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो आइए इस खबर पे सीधे चलते हैं। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका के कैंप डेविड में जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका ने कुछ पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट किया। इस पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट में ये प्रोविजन है कि तीनों ही देश चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए सामूहिक और साझे तौर पर प्रयास करेंगे। दूसरा, तीनों ही देश मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे इन बढ़ती चुनौतियों के बीच। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसमें चीन सबसे बड़ा रोल प्लेयर है और वही सबसे बड़ी चुनौती ही है। मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसी चुनौती को काउंटर करने के लिए तीनों ही देश मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तीनों ही देश एनुअल समिट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका जापान के साथ भी डिफेंस ट्रीटी है उसकी और साउथ कोरिया के साथ भी डिफेंस ट्रीटी है, तो भैया ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट करना पड़ गया कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका में राजनीतिक बदलाव के बाद वहां पर जो उनकी पॉलिसीज हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। अलग अलग देशों के लेके उनकी जो नीतियां हैं वो बदलने लगती हैं, कुछ कुछ चेंजेस उसमें आने लगते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, तो उन्होंने जो साउथ कोरिया के साथ जो उनकी ट्रीटी थी, डिफेंस ट्रीटी, तो भाई 1953 से ही है अमेरिका और साउथ कोरिया की। और साफ साफ उसमें है कि अमेरिका को फुल ग्रांट है साउथ कोरिया के एयर एरिया में, वाटर एरिया में, लैंड एरिया में। यानी अगर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसे अपने तरह से काउंटर करने में पूरी तरह से सक्षम है और उसे पूरी छूट है साउथ कोरिया के द्वारा। लेकिन राजनीतिक बदलावों से क्या बदलता है ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को बैलेंस करने के लिए उनके साथ डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू की। अब इस बातचीत में उन्होंने यहां तक सहमति दर्ज कर ली कि वो साउथ कोरिया से अपने सैनिकों को अमेरिका में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो भी उनके सैनिक हैं साउथ कोरिया में उन्हें हटा लिया जाएगा, क्योंकि इससे नॉर्थ कोरिया को आपत्ति थी। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसे इन सारी चीजों से बेहद आपत्ति थी। अच्छा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां तक एग्री हो गया कि भैया मैं अपनी सेना वहां से हटा रहा हूं। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर सैन्य स्तर से निपटना चाहते थे, सैन्य स्तर से उस मुद्दे का समाधान चाहते थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई और जो बिडेन प्रेसिडेंट बने वहां के, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से हटा लिया और यह भी नहीं देखा कि भाई वहां क्या हालात बन जाएंगे। वहां पर तालिबान की रूलरशिप आ गई, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है आप सभी इससे परिचित ही होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर राजनीतिक बदलाव होते हैं तो उससे विदेश नीति प्रभावित होती है। इसको आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो अब समझिए कि भैया ऐसा क्यों करना पड़ा, जो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है उसको क्यों करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि आने वाली सरकारें अगर बदले अमेरिका में, जैसे मान लीजिए जो बिडेन के बाद कोई और प्रेसिडेंट बने, तो अमेरिकन एलाइज को, खासकर जापान और साउथ कोरिया को, किसी भी तरह की इस तरह की चुनौती न झेलनी पड़े राजनीतिक बदलावों के परिप्रेक्ष्य में। यही कारण है कि ये पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट करने पड़े। अब इस पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट से चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये भी समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह चीन की दादागिरी बढ़ रही है, जिस तरह इंडियन ओशन में भी चीन की प्रेजेंस बढ़ रही है, वो ना केवल भारत, ना केवल कुछ देशों तक, बल्कि पूरी विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। और चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरह बढ़ रही है, अब चीन $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अमेरिका $23 ट्रिलियन।
और इंडिया कितना है, इंडिया अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन। तो आप समझिए कि इकोनॉमी भी बहुत तेजी से वो इंक्रीज कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही चीन अपनी आर्थिक नीति से अमेरिका को पीछे छोड़ दे। तीनों ही देशों में जो ये समझौता हुआ है, जो ये कुछ पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, उसे कैंप डेविड प्रिंसिपल के नाम से जाना जाएगा। और इस कैंप डेविड प्रिंसिपल में यह भी मेंशन है कि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर वेपन है, जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इसके अलावा जो आईसीबीएम टेस्ट करता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनकी भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका एक साथ शेयर करेंगे और उसको काउंटर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाएंगे। और चीन के भी परिप्रेक्ष्य में यही चीजें हैं कि चीन की इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती दादागिरी को काउंटर करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट मेजर होंगे, वो तीनों ही देश आपसी समझौते, सहमति से निर्णय लेंगे और उस पर काम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की गतिविधियों को काउंटर करने के लिए क्वाड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है इसमें। इसके अलावा ऑकस, इसके अलावा आपने कैंप डेविड प्रिंसिपल देखा ही। तो ये सारे ही जो संगठन हैं, ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये चीन की आक्रामकता को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। बात अगर क्वाड की करें तो क्वाड में इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, आप जानते ही हैं। और क्वाड का ही वो स्ट्रैटेजिक प्रेशर था जब डोकलाम में चीन को पीछे हटना पड़ा, जब गलवान में चीन शांत रहा। हालांकि भारतीय जवानों की शहादत के बावजूद चीन के जवान हमसे ज्यादा मारे गए और उसके बाद भी चीन को चुप रहना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, अब यह भी समझ लेते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन, या मैं यूं कहूं कि साउथ चाइना सी ही क्यों एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो इसे जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजन से चीन का जो व्यापार है वो लगभग 39% है और जो चीन का एनर्जी इंपोर्ट है वो इस रीजन से 80% है। यानी अगर इस रीजन को अगर सीज कर दिया जाए तो चीन 5 दिन भी नहीं बिता सकता है बिना एनर्जी के। इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में सारे देश, अमेरिकन एलाइज, खासकर जापान, साउथ कोरिया और जो भी इनके देश हैं, जो भी साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, वो भी अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में इंगेज हैं चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए। डियर फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन काफी समय से काम कर रहा है। जब चीन को यह पता लगा कि अमेरिकन एलाइज अब साउथ चाइना सी में उसे काउंटर करने वाले हैं, उसके पहले ही उसने अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई कर लिया। कैसे कर लिया? 2013 में चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई परियोजना को लॉन्च किया और उसका उद्देश्य यही था कि जो साउथ चाइना सी के माध्यम से जो ट्रेड हो रहा है उसको कम से कम सीमित किया जाए, उसे डाइवर्सिफाई किया जाए। जब बीआरआई परियोजना नहीं थी, उसके पहले चीन का पूरा व्यापार साउथ चाइना सी से ही होता था। लैंड एरिया से बहुत ही सीमित व्यापार था। लेकिन अब कितना हो रहा है? ओनली 39% ट्रेड जो है साउथ चाइना सी से होता है। यानी चीन एक स्टेप आगे चल रहा है सबसे। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि भैया भारत के हितों को कैसे चुनौती देता है, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप ईरान का उदाहरण लीजिए। ईरान भारत का एक गढ़ था, लेकिन क्या हुआ? ईरान में लगातार चीन ने अपना निवेश बढ़ाया। चीन लगातार वहां ईरान के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत किया। भारत का चाबहार बंदरगाह एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, चाहे वो सैन्य लिहाज से देखे, चाहे वो व्यापारिक लिहाज से देखे। चीन ने उसे काउंटर करने के लिए ईरान के साथ एक बड़ी डील की और वो भी डील की 2021 में। 26 मार्च 2021 को चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन, समझिएगा, $400 बिलियन के निवेश के लिए समझौता किया। यानी आने वाले 25 सालों में चीन ईरान में सबसे बड़ा निवेशक होगा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन लगातार काम कर रहा है और भारत के हाथ से ईरान लगातार निकलता जा रहा है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट मेजर लेना पड़ेगा। वर्तमान समय में ईरान में भारत का लगभग $5700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अभी चीन से थोड़ा ज्यादा ही है हम, लेकिन जब $400 बिलियन की बात आएगी तो हम तो बहुत पहले ही बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी चीन का बढ़ता दबदबा अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। डियर फ्रेंड्स, जब नाइजर में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो उसमें चीन का हाथ था। वैगनर आर्मी जो कि रशिया की कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है, वहां उसका इन्फ्लुएंस बहुत है और वैगनर आर्मी के साथ कंजॉइंटली या कोऑर्डिनेटली जो काम करती है चीन की सरकार, जिसने अफ्रीका रीजन में अपना दबदबा बढ़ाया है और अफ्रीका के कई देश चीन की इस ऋणजाल कूटनीति में फंस चुके हैं और इसमें मैं कहूंगा यूथोपिया, अंगोला विशेष रूप से हैं। हालांकि 5 से 10 देश हैं जो ऋणजाल कूटनीति में फंसे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा मुद्दे को समराइज करें तो यही है
कि ये जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है, कैंप डेविड समिट है, वो वैश्विक हितों के लिए भी बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही अनुकूल है, भारतीय हितों के लिहाज से भी बहुत ही बेटर है। तो डियर फ्रेंड्स, यही खबर थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के डिप्लोमेटिक एनालिसिस के लिए, इस तरह के जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए। और अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो डियर ऑल माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रेंड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और फेसबुक फ्रेंड तो खास तौर पर हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे वीडियोस को लाइक शेयर मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल माई फ्रेंड्स टू प्रमोटिंग मी, टू सपोर्टिंग मी। थैंक यू।